हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? तो आज हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल का मॉडर्न हिस्ट्री का एनालिसिस। एसएससी सीजीएल का जो पेपर हुआ था लेटेस्ट 2022 में दिसंबर के मंथ में, उसके अंदर कुल मिला के 40 शिफ्ट्स हुई थी और 40 शिफ्ट्स का बेहतरीन एनालिसिस मैं पर सब्जेक्ट आपके लिए लेके आता हूं। आज मैं मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूं और हर क्वेश्चन को हम इतने अच्छे से निचोड़ लेंगे, इतना कुछ एक क्वेश्चन में से निकाल लेंगे कि आपके आने वाले एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और बहुत कुछ बताऊंगा मैं आपको लेक्चर के बीच में कि क्या ये सीरीज चल रही है, कैसे इसको यूज करना है। सबसे पहले जो बच्चे नए जुड़े हैं उन सबका वेलकम। आप आज का लेक्चर शुरू कर सकते हो और मेरे पिछले लेक्चर्स की प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरा नाम है समृद्ध श्रीवास्तव, ये हमारा अभिनंदन बैच चल रहा है। फटाफट से पहले क्वेश्चंस करते हैं, फिर बीच में बातें भी करते रहेंगे, पर आपको खुद भी क्वेश्चंस साथ साथ लगाने हैं। 2022 सीजीएल का ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के थ्रू हम और कितनी चीजों को टारगेट कर सकते हैं वो सब मैं आपको करवाऊंगा। चित्तरंजन दास was the political guru of which of the following personalities? चित्तरंजन दास निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के राजनीतिक गुरु थे? बात कर रहा है सीआर दास की। अब आपसे कुछ भी क्वेश्चन बन जाए, इसके इर्द गिर्द वो छूटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन देखिए कैसे निकालेंगे हम। तो सीआर दास का जन्म हुआ था भाई 1870 के अंदर, ठीक है। ये बहुत ही बड़े मॉडरेट लीडर थे। आगे जाकर के ये पॉलिटिकल गुरु इनको कहा सुभाष चंद्र बोस ने। तो आपको आंसर तो अपना मिल गया कि सुभाष चंद्र बोस के ये पॉलिटिकल गुरु थे। और का इंपॉर्टेंट याद रखना है, इनको देश बंधु कहा जाता था। ये भी एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है और ये मत सोचना कि एसएससी का ही ये प्रीवियस ईयर एनालिसिस आपके काम आएगा। जो बच्चे सीडीएस, एफकेट, एनडीए और जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, चाहे एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सबके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस तो भाई सबके आता है और यही सेम कोर्स है। तो सीआर दास 1870 में पैदा हुए, इनको देशबंधु कहा जाता था। और एक चीज इनसे याद रखनी है आपको कि ये फ्रीडम स्ट्रगल में भी काफी आगे बढ़ चढ़ के इन्होंने हिस्सा लिया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी का, ठीक है, वो 1922 में चौरी चौरा के चलते वापस हो गया था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस एक तरीके से बैकफुट पे आ गई थी। तो कांग्रेस की चीजें तो पीछे रह गई थी, पर अपने आप को फ्रीडम स्ट्रगल में आगे रखने के लिए सीआर दास ने टीम बनाई। किसके साथ? सीआर दास ने टीम बनाई प्लस मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू जी के पापा जी, ठीक है। तो सीआर दास प्लस मोतीलाल नेहरू ने क्या करा? इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी, स्वराज्य पार्टी। और ये क्वेश्चन भी पेपर में बार बार बनता है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने करी? सीआर दास प्लस मोतीलाल नेहरू। कौन से ईयर में करी? तो चौरी चौरा होता है 1922 में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पीछे ले लेते हैं गांधी जी। 1923 में स्वराज पार्टी बन जाती है। स्वराज पार्टी का मोटिव क्या था? स्वराज पार्टी का उसका काम यह था कि हम जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यानी उस टाइम की जो विधायिका है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, चाहे प्रोविंशियल लेवल पे हो, उसमें हम इलेक्ट होंगे, क्योंकि इंडियंस के लिए भी कुछ सीट्स वहां पे होती थी और कुछ पावर उनको भी दी जाती थी कि अगर बजट आया है या सरकार ने कोई ऐसा बिल निकाला है जो गवर्नमेंट के खिलाफ है, तो मतलब जो लोगों के खिलाफ है, उनको ऐसा लगता है तो वो सवाल खड़े कर सकते थे। तो इस तरीके से कोई अगर गलत कानून ब्रिटिशर्स बनाएंगे तो उन पर रोक लगाने का काम करेगी स्वराज पार्टी। बैक एंड पे इनका काम था और काफी सक्सेसफुल भी रही स्वराज पार्टी। तो सीआर दास से ये क्वेश्चन बन सकता है, किसके पॉलिटिकल गुरु थे? सुभाष चंद्र बोस के। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम आगे बढ़ते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में भी कुछ बातें जान लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड मैंने बहुत सारे फैक्ट्स, क्योंकि पीछे क्वेश्चंस में भी आया था, ये दूसरी तीसरी क्लास है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। इस क्लास को खत्म होने के बाद में वो देख लेना, बता दूंगा कहां मिलेगी। सुभाष चंद्र बोस से फटाफट कुछ पॉइंट्स बताता हूं। 1939 में एक कांग्रेस का होता है त्रिपुरा सेशन। क्या होता है? त्रिपुरा सेशन। उसके अंदर सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं और सामने होते हैं गांधी जी के सपोर्टेड कैंडिडेट पट्टाभी सीतारमैया। तो उनको ये हरा के सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस सेशन के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। अब सुभाष चंद्र बोस जी की आइडियोलॉजी से महात्मा गांधी इत्तेफाक नहीं रखते थे, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना नामांकन अपने आप को पीछे ले लिया और इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ के इन्होंने अपनी फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पार्टी का गठन किया। फॉरवर्ड ब्लॉक
इस क्लास में ना बिल्कुल आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि आपका टाइम कहीं भी मैं आपका वेस्ट नहीं करूंगा। आपका टाइम इस वक्त बहुत कीमती है। जिन बच्चों का एग्जाम सीजीएल का है उनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो भाई टाइम इज एवरीथिंग, टाइम इज मनी। तो इसलिए इस क्लास में सिर्फ सीरियस बच्चे ही मेरे को चाहिए जो पढ़ने के लिए आए हैं। सुभाष चंद्र बोस ने बनाई फॉरवर्ड ब्लॉक, कब बनाई? 1939 में। ये ऐसे ही नहीं मैं आपको बता रहा, पेपर में आता है सवाल। सुभाष चंद्र बोस जी से और दिमाग में क्या आता है? सीधा आता है जय हिंद का नारा, है ना, सीधा आता है दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये सब किससे रिलेटेड है? ये सब INA, इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज से रिलेटेड है। तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, आगे जाकर के सारी बातें मैं वैसे आपको पहले बता चुका हूं, बस जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं फटाफट से चीजें रिवाइज करवा रहा हूं। 1941-42 में हाउस अरेस्ट में थे ये, एस्केप करके अफगानिस्तान रशिया के थ्रू जर्मनी जाते हैं, क्योंकि उस वक्त चल रहा था वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू 1939 से 1945 के बीच में चल रहा था। जर्मनी खड़ा था ब्रिटेन के खिलाफ, और ब्रिटेन भारत का भी दुश्मन था क्योंकि ब्रिटेन राज कर रहा था इंडिया पे। तो ये जाते हैं जर्मनी, हिटलर से हाथ मिलाते हैं, प्रिजनर्स ऑफ वॉर को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे, पर जर्मनी पड़ रहा था दूर। तो सिंगापुर के अंदर, अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं जहां से पेपर में क्वेश्चन आएगा। 1943 सिंगापुर के अंदर आजाद हिंद फौज की स्थापना हो जाती है। आजाद हिंद फौज, और इसमें सैनिक कहां से आएंगे? तो ये वही सैनिक थे जो ब्रिटिशर्स के लिए, इंडियन सैनिक जो लड़ रहे थे पर वो बाद में पकड़े जाते हैं तो उन्हें कहते हैं प्रिजनर्स ऑफ वॉर। तो इनको इकट्ठा करके आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई 1943 में। पेपर में क्वेश्चन आएगा कहां पे हुई? सिंगापुर में हुई। देखिए एक ही क्वेश्चन के थ्रू कैसे कड़ी से कड़ी जोड़ के हम पूरी हिस्ट्री रिवाइज करते हैं। इससे पहले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लासेस आई हैं, मैं पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा थ्योरेटिकल लेक्चर भी आपको बना के डाल चुका हूं। 7 से 8 लेक्चर्स हैं वो, 30-30, 40-40 मिनट के। ये हमारा अभिनंदन बैच है, इसके बारे में भी आपको मैं आगे बताऊंगा। मैं आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ाता हूं, साइंस के टीचर भी हैं, इंग्लिश भी है, रीजनिंग भी है। तो सबकी प्लेलिस्ट इस डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहां पे मिल जाएगी। अपनी पूरी जनरल अवेयरनेस आप प्रिपेयर कर लोगे वहां से। सिंगापुर हो गया, ठीक है, आजाद हिंद फौज हो गई। पूछेगा किसने स्थापना करी, आप कहोगे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी फाउंडेशन नहीं डाली थी, इसकी फाउंडेशन डाली थी कैप्टन मोहन सिंह ने, कैप्टन मोहन सिंह एंड रश बिहारी बोस, रश बिहारी बोस, ठीक है। फिर ये बुलाते हैं सुभाष चंद्र बोस जी को कि आइए और इस फौज की कमान संभालिए। तो वो सिंगापुर जाते हैं। अब देखिए सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु की बात हो रही थी, पर हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी सारी इंफॉर्मेशन पढ़ लेंगे। तो ये जाते हैं सिंगापुर, सिंगापुर जाके इस फौज की कमान को संभालते हैं। गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाते हैं कि इंडिया की गवर्नमेंट अब यहां से ऑपरेट करेगी, मैं उसका प्राइम मिनिस्टर रहा, ब्रिटेन ने इंडिया पे कब्जा कर रखा है और इनके खिलाफ मैं लड़ाई छेड़ूंगा। जापान से ये मदद लेते हैं और छेड़ देते हैं ये जंग, और इसके अंदर 3 ब्रिगेड ये बनाते हैं, महात्मा गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और सुभाष चंद्र बोस के नाम से भी एक ब्रिगेड बनाते हैं, साथ ही झांसी रानी ब्रिगेड जिसमें वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया था। 1944 के अंदर एक रेडियो ब्रॉडकास्ट के दौरान ये महात्मा गांधी को टाइटल देते हैं फादर ऑफ द नेशन, फादर ऑफ नेशन। पर आगे जाके क्या होता है? 1945 में जापान युद्ध हार जाता है, ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं, अमेरिका हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब गिरा देता है। तो क्या होता है? एक्सिस पावर हार गई, जिनका सपोर्ट था सुभाष चंद्र बोस जी को। फिर ये प्लेन से ट्रैवल कर रहे होते हैं, तेपई के अंदर इनका प्लेन क्रैश होता है, ऐसा कहा जाता है। इसका कोई एविडेंस, प्रूवन एविडेंस अभी तक नहीं मिला है। तो ऐसा कहा जाता है 1945 में इनकी मृत्यु हो गई थी, फादर ऑफ द नेशन। और इन्होंने इसी जंग के दौरान आजाद हिंद फौज के टाइम पे ही नारा दिया था। पेपर में पूछेगा जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया कि दिल्ली की तरफ कूच करो, अब पहुंचो दिल्ली और ब्रिटेन को, ब्रिटिशर्स को बाहर निकालो। दिल्ली चलो इन्होंने बोला। इन्होंने कहा यू गिव मी योर ब्लड आई विल गिव यू योर फ्रीडम, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये क्वेश्चन हमने देखिए किस तरीके से हर एंगल पे जाके हिस्ट्री को कवर करके किसी ना किसी तरीके से आपको चीजें मैंने लिंक करवा दी। तो सुभाष चंद्र बोस और CR दास
चितरंजन दास से कुछ भी इससे बाहर नहीं आना पेपर में आपके। ये वही क्वेश्चन है जो रिपीटेड मोड पे पूछे जाते हैं। और अगर आपसे पूछ ले पॉलिटिकल गुरु, अभी पूछा है उसने सुभाष चंद्र बोस का, अगर आपसे पूछ ले महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे, तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ये एक नरम दल के शुरू में नेता थे, कांग्रेस के अंदर काफी इंपॉर्टेंट फिगर रहे ये। और 1905 से इनका एक सवाल बनता है, दो सवाल बनते हैं 1905 से। 1905 में इन्होंने एक सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई थी। क्या बनाई थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। बस ऐसे का ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा, 1 नंबर आपको दे जाएगा। हर शिफ्ट में मैंने देखा 1 से 2 से 3 क्वेश्चन भी आपके मॉडर्न हिस्ट्री से बने हैं, और वही उसी लेवल के क्वेश्चन आपके मेंस में भी बने। आज की क्लास में आपसे मेंस के क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा जो 2023 मार्च में पेपर हुआ था। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की इन्होंने स्थापना करी, और 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, तो उस टाइम पे कांग्रेस का सेशन होता है बनारस में, जिसके प्रेसिडेंट होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। ये भी पूछ सकता है। ये सेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बंगाल के पार्टीशन के लिए जो मूवमेंट चल रहा था, स्वदेशी और बॉयकॉट, तो उस मूवमेंट का प्रॉपर एक रेजोल्यूशन पास हुआ था इस बनारस वाले सेशन में। ठीक है, तो देखिए मैंने बात कहां से शुरू करी थी? सीआर दास से हम पहुंचे देशबंधु के बारे में जाना, हमने स्वराज पार्टी देखी, हमने सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जाना, और पॉलिटिकल गुरु महात्मा गांधी जी के बारे में भी, जो उनके पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, इनके बारे में भी हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले ली है। ठीक है, ये अभिनंदन बैच आपका एसएससी सीजीएल की तैयारी करवा रहे हैं हम। 79 डेज में हम आपकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। हर सब्जेक्ट की क्लासेस आपको मिल जाएगी। अगर आपने जनरल अवेयरनेस की देखनी है तो 12 से 15 सेशंस अभी तक आ चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अभी जाके जस्ट लेक्चर के खत्म होने के बाद 3 काम करने हैं आपने। देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट एक तो कोर्स है, उसका फायदा उठाइए। दूसरा, लेक्चर अच्छा लगता है, फीस के तौर पर सिर्फ एक चीज आपसे मैं मांगता हूं, एक तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, और डिस्क्रिप्शन में जाके फटाफट से प्लेलिस्ट पे क्लिक कर देना, ताकि आपके सामने सारे लेक्चर्स आ जाएं। कल से मैं आपको पॉलिटी करवाऊंगा, जिसमें मैं प्रीएम्बल से आपकी शुरुआत कराऊंगा। संविधान कैसे बना, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, ये 2 लेक्चर्स में आपके ले चुका हूं, जिसमें मैंने सारी एक्ट्स आपको एक्सप्लेन करी थी। और कल मैं आपको प्रीएम्बल पढ़ाऊंगा, और आगे चल के पॉलिटी के भी बेहतरीन क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। चलिए फटाफट से, बहुत टाइम हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इज अ वर्क पब्लिश्ड बाय, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया डैश द्वारा प्रकाशित एक कृति है। देखते हैं भाई ये किताब किसने लिखी है, और इस क्वेश्चन को भी हम क्या करेंगे, निचोड़ लेंगे। देखते हैं इस क्वेश्चन से एग्जामिनर ज्यादा से ज्यादा अगली बार इसको थोड़ा ट्विस्ट कर देगा, कर ले ट्विस्ट, देखते हैं कैसे करेगा ट्विस्ट। तो सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप टफ कैटेगरी में डाल सकते हैं, क्योंकि रिपीटेड टाइप के क्वेश्चंस में से नहीं है। ये वाला क्वेश्चंस काफी रिपीट हुआ आपके पेपर में, पहले की शिफ्ट्स में भी, और पिछले साल भी कई बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन नया है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहली चीज तो ये, इसमें आपको 3 वाइसरॉय दिखेंगे। ठीक है, 3 वाइसरॉय कह लीजिए, गवर्नर जनरल कह लीजिए, इन तीनों को छोड़ दो। जेम्स मिल एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट या इतिहासकार कह लीजिए, से हिस्टोरियन था, अपने आप को तो ये यही कहता था, हिस्टोरियन था। इसने इस किताब को लिखना शुरू किया था 1806 में। टारगेट किया था कि 8 से 9 साल में लिख लूंगा, पर इसे टाइम ज्यादा हो जाता है, और 1816-17 में जाकर के ये बुक को फाइनल करता है। बहुत मोटी इसने बुक बनाई थी, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसके कुल मिला के 3 वॉल्यूम्स आए थे। अब इस बुक में इस बेवकूफ ने क्या लिखा था, इसको मैं बेवकूफ क्यों कह रहा हूं? एक तो ये कभी इंडिया आया नहीं, कभी इंडिया नहीं आना हुआ इसका, और ये वहीं से बैठ के जब हिस्ट्री लिख रहा है इंडिया की, कम से कम बेवकूफ सही तो लिख। ये कह रहा है कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो इंडिया तब भी गरीब ही था, हमने थोड़ी इनको लूटा है, हमने तो उल्टा इनको रिच बनाया है, अंग्रेजों ने इंडिया को रिच बनाया है। तो इस बात को जब बाकी ब्रिटिशर्स पढ़ते थे, जो इंपीरियलिस्ट लीडर्स जो पढ़ते थे, वो बड़ा खुश होते थे, वो कहते थे बड़ा अच्छा हिस्टोरियन है। इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछना भी नहीं चाहिए था, बिल्कुल इररेलेवेंट बंदा है ये, पर जेम्स मिल ने बुक लिखी, फेमस किताब है, तो इसलिए आपसे पूछी गई।
इसने कहा कि इंडिया का कल्चर, इंडिया के सिविलाइजेशन कुछ नहीं है और ब्रिटिशर्स ने ही इंडिया को बनाया है, ऐसा अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में कहा गया। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ऐसे जाने देंगे? नहीं, हम बाकी ऑप्शंस उठाते हैं। लॉर्ड कैनिंग कौन थे? लॉर्ड कैनिंग इंडिया के वाइसरॉय थे पहले। 1858 में एक एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उसके बाद जो गवर्नर जनरल की पोजीशन थी उसको बदल के वाइसरॉय कर दिया गया था, है ना। तो ये इंडिया के पहले वाइसरॉय थे और इनके ऊपर एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बिठाया गया था। आखिरी क्लास में मैंने बताया था सबसे पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे, कमेंट सेक्शन में उसका जवाब मुझे अभी चाहिए। वाइसरॉय बना दिया जाता है लॉर्ड कैनिंग को। और जब 1857 की क्रांति होती है उस वक्त भी वाइसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग। प्लस और क्या होता है 1856 में, क्योंकि क्वेश्चन आता है गवर्नर जनरल से, वाइसरॉय से क्या क्या चीजें इनके टाइम पे घटी थी, तो 1856 में एक आती है विडो रीमैरेज एक्ट। विडो रीमैरेज एक्ट, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, इसमें कुछ समझने के लिए है नहीं। उस वक्त लॉर्ड कैनिंग जो थे वाइसरॉय थे और किसके प्रयासों के बाद ये होता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर सोशल रिफॉर्मिस्ट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सोशल रिफॉर्म का भी टाइम उसके साथ साथ चल रहा था, ठीक है ना। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का इसके पीछे प्रयास था। विडो रीमैरेज एक्ट आता है किसके टाइम पे आता है, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे आता है। लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के टाइम पे भी वाइसरॉय थे, मतलब गवर्नर जनरल थे, और पहले वाइसरॉय भी लॉर्ड कैनिंग थे। बात कर लेते हैं लॉर्ड डलहौजी और वॉरेन हेस्टिंग्स की। तो आगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी है, तब इनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये समझ लीजिए एक क्वेश्चन के थ्रू आपके मल्टीपल क्वेश्चंस हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। हाउ मेनी डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? ये बात आपको क्या याद रखना है इस क्वेश्चन से, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जब हुई 1885 में, शुरू के 4 सेशन आपको याद रखने हैं, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। फटाफट से देख लेते हैं क्वेश्चन, आपसे बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ज्यादातर बच्चों को पता होगा कि कांग्रेस की स्थापना कब होती है। ग्रीन पेन से बोर हो गए या व्हाइट से लिखते हैं। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस सोनिया गांधी राहुल गांधी वाली, पर उस वक्त सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई। इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी 1885 में। उस वक्त कौन से वाइसरॉय का टेन्योर था? तो एक बेवकूफ था उस टाइम पे, डफर था, उसका नाम ही था लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन। अच्छा, इनसे पहले एक इल्बिट बिल लाने वाले लॉर्ड रिपन आए थे, उनका कार्यकाल काफी अच्छा माना जाता है। आपसे लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, तो एक बार बताना कैसा लगा वो लेक्चर भी, इस लेक्चर के बाद जाके जरूर देख लेना। लॉर्ड डफरिन की बात कर लेते हैं। तो इनके टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। बनाई किसने थी? तो इसके पीछे एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट का हाथ था जिसका नाम था एलन ऑक्टावियन ह्यूम। ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है, एलन ऑक्टावियन ह्यूम। और 1885 के अंदर दिसंबर में इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली मीटिंग होती है और तब से लेकर के हर साल दिसंबर के महीने में इनकी मीटिंग होती रही, ठीक है। तो पहली मीटिंग के आपसे पूछ ले प्रेसिडेंट कौन थे, तो पहली मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली मीटिंग के प्रेसिडेंट थे वोमेश चंद्र बैनर्जी। वोमेश चंद्र बैनर्जी। अब आपसे यह सवाल बन सकता है पहली मीटिंग हुई कहां पे? तो बॉम्बे का एक संस्कृत कॉलेज था जिसका नाम था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, वहां पे मीटिंग होती है। पहली मीटिंग में कितने लोग इकट्ठा हुए? 72 डेलीगेट्स पहली मीटिंग में इकट्ठा हुए थे और ये था 1885 के बारे में। बात कर रहा है सेकेंड सेशन की। अच्छा, ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी इसके पीछे भी ब्रिटिशर्स ये कहते थे कि ये तो इनकी एक सेफ्टी वेल्व थ्योरी थी, मतलब अपने आप को बड़ा स्मार्ट दिखा रहे थे कि देश में सोशल रिफॉर्म का टाइम चल रहा था, अलग अलग जगह से ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाजें उठ रही थी। इन्होंने कहा क्यों ना इन सबको एक छत के नीचे बिठा दिया जाए और फिर हम इनको आराम से कंट्रोल कर पाएंगे। यानी कह रहे थे हम तो कितने बड़े मास्टरमाइंड है, देखो हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना अपनी समझ से कराई, तो कितने बड़े बेवकूफ थे तुम, इन्होंने ही आगे जाके इंडिया को आजाद करवा दिया, ठीक है। तो 72 डेलीगेट्स तक की कहानी थी। बात कर रहे सेकेंड सेशन में कितने डेलीगेट्स थे? तो सेकंड सेशन अगले साल होगा 1886 में,
पहला सेशन आई होप याद हो गया होगा। दूसरा सेशन होता है कैलकाटा में, कैलकाटा में, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दूसरे सेशन में 434 डेलीगेट्स आए। पहले में 72 थे, दूसरे में 434 हो गए। इस सेशन के प्रेसिडेंट का नाम पूछ ले तो उनका नाम है दादा भाई नारोजी, दादा भाई नारोजी। इनको क्या कहा जाता था दादा भाई नारोजी को? पेपर में सवाल आएगा तो पूछेगा ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। किन्हें कहा जाता था? दादा भाई नारोजी को कहा जाता था। इन्होंने एक थ्योरी दी थी ड्रेन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ। ये सारी बातें भी मैं आपको पीछे लेक्चर्स में बता चुका हूं, वो लेक्चर जरूर देख लेना। पूरा मॉडर्न हिस्ट्री मैंने आपको पढ़ा गया वहां पे। अभी आने वाले लेक्चर्स में एंशिएंट हिस्ट्री के भी कुछ टॉपिक्स में बढ़िया बढ़िया आपको करवाऊंगा। पूरी जनरल अवेयरनेस आपकी प्रिपेयर हो जाएगी। फिर से कह रहा हूं, जरूर वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, और सब पेपर के लिए ये कोर्स जो है बेनिफिशियल होने वाला है। इन्होंने थ्योरी दी ड्रेन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ, यानी कि इंडिया का पैसा, इंडिया की गरीबी का कारण खुद इंडियंस नहीं है, ये ब्रिटिशर्स हैं जो बाहर से आए हैं, यहां का ट्रेड खत्म कर रहे हैं, यहां के रिसोर्सेज को बाहर भेज रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन में फाइनल प्रोडक्ट बना के हमें ही मार्केट बना के बेच देते हैं और इंडिया को अंदर से खोखला करते जा रहे हैं। आपसे पूछ ले ये वाली जो उन्होंने थ्योरी दी थी ये कौन सी किताब में दी थी? तो इस बुक का नाम था ब्रिटिश अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी ऐसे पहले इंडियन थे जिन्होंने पहली बार नेशनल इनकम इवेलुएट करी थी, ठीक है। और ये 1893 के अंदर इंग्लैंड के अंदर लिबरल पार्टी से इलेक्ट होके वहां के लेजिस्लेटर भी बन जाते हैं, तो कितनी बड़ी बात थी। खैर इसको भी हम आगे बढ़ाते हैं, तो आपको आंसर मिल गया 434। अब लगे हाथ 2 सेशन और याद रख लो प्लीज, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके पेपर में आ जाता है। 1886 हो गया, 1887 फटाफट करेंगे। कहां पे सेशन होता है? मद्रास में होता है। क्यों इंपॉर्टेंट है? पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे यहां पे, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। इस टाइप के क्वेश्चन को हम इसी तरीके से, इसी को तो कहते हैं एनालिसिस। एग्जाम का एनालिसिस ये नहीं होता आपने 500,000 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड याद कर लिए, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। एक क्वेश्चन को उठाइए और उसको पूरा खोल के रख दीजिए, पूरा उसका पोस्टमार्टम कर दो। यही है सही तरीका पढ़ने का, तभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का फायदा उठा सकते हो। तो 1887 का सेशन भी याद रखना, और एक आप याद रखेंगे 1888 जो उसका चौथा सेशन था। क्यों है इंपॉर्टेंट? ये वाला सेशन होता है भाई इलाहाबाद में। कहां होता है? इलाहाबाद। इसके भी प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है, इसके प्रेसिडेंट थे जॉर्ज यूले। क्यों है इंपॉर्टेंट? नाम पढ़ लो। पहले यूरोपियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जॉर्ज यूले, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन, Which of the following was not a main center of revolt of 1857? ये भी थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन था, और ये वाला था ही डिफिकल्ट। ये वाला क्वेश्चन काफी आसान है अगर आपने 1857 की क्रांति पढ़ी है। पूरा का पूरा मेरा एक लेक्चर है, 40 से 50 मिनट का होगा। 1857 की क्रांति बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, प्लेलिस्ट जाओ अभी देखो। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र नहीं था? अभी नहीं, इस सेशन को खत्म करने के बाद जाना। 1857 की क्रांति के बारे में लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, पर अब जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं उनको मैं बता देता हूं ताकि आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाओ। अब 1857 की क्रांति से आपसे क्या क्या सवाल बन सकते हैं फटाफट से बता देता हूं, लंबा हो जाएगा लेक्चर, पूरा बताऊंगा तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। 1857 की क्रांति बैरकपुर से शुरू हुई थी। ऑफिशियली तो वैसे मेरठ से शुरू हुई थी, पर बैरकपुर में एक सोल्जर थे जिनका नाम था मंगल पांडे। सबने ही नाम सुना होगा इसका, इनका, मंगल पांडे जी, ठीक है। मंगल पांडे कौन सी इन्फेंट्री से थे, मतलब कौन सी टुकड़ी से थे फौज में? 34th नेटिव इन्फेंट्री। पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा 34th नेटिव इन्फेंट्री। उस वक्त इमीडिएट कारण यह बना रिवोल्ट का कि जो एनफील्ड राइफल थी उसको मुंह से फाड़ना पड़ता था, और उस कार्टेज के अंदर सुअर और गाय की चर्बी थी। इन्होंने उसके खिलाफ इन्होंने रिवोल्ट किया। 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को इन्होंने गोली मार दी,
और आगे जाते जाते क्या हुआ कि भाई मार्च अप्रैल में इनको हो जाती है फांसी। ठीक है, तो मंगल पांडे का यहां से शुरू हुआ रिवोल्ट और ये रिवोल्ट धीरे धीरे करके देश के अलग अलग हिस्सों में फैल गया। अब ये वही पूछ रहा है किस किस हिस्से में वो नहीं फैला, इनमें से कौन सा हॉटस्पॉट नहीं है। तो मेरठ से एक क्रांति शुरू हुई थी 10 मई को, 10th में, डेट इंपॉर्टेंट है 1857। मेरठ से सैनिक चले। क्लास की प्रॉपर अच्छी खासी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा और मैं धीरे धीरे उस पर पीडीएफ डालने शुरू कर दूंगा अपने लेक्चर में। मेरठ से ये लोग चलते हैं, कहां जाते हैं? दिल्ली जाते हैं। दिल्ली में कौन बैठा है? दिल्ली में बहादुर शाह जफर जी बैठे हैं। बहादुर शाह जफर कौन थे? उस वक्त के मुगल एम्परर थे, मुगल एम्परर थे। इनका मूड भी नहीं था लड़ने का, पर बुढ़े हो चुके थे, 82 साल इनकी उम्र थी, पर एक छत तो चाहिए ना रिवोल्ट को एक ऑफिशियल वो करने के लिए। तो उन्होंने कहा बहादुर शाह जफर हमें जो है, अब इनको हम लीडर मानते हैं। तो दिल्ली से इन्होंने कमान सौंप दी अपने कमांडर बख्त खान को। किसको? बख्त खान को। तो ये बात आप याद रखोगे। तो दिल्ली तो एक हॉटस्पॉट था ही, धीरे धीरे लोग और जुड़ते गए और जुड़ते गए। तो उसके अलावा और कहां कहां फैल गया रिवोल्ट? एक तो सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। पंजाब का एरिया इतना इफेक्ट नहीं हुआ, बंगाल का एरिया इतना इफेक्ट नहीं हुआ, सदर्न इंडिया तो पूरा ही इससे बाहर था। पर ये जो नॉर्थर्न इंडियन वाला पार्ट था ना, इसमें अच्छे से प्रोटेस्ट फैल चुका था और इसके कुछ हॉटस्पॉट्स थे जहां पे कि रिवोल्ट सबसे पीक पे चल रहा था। तो वो कौन कौन से थे? एक याद रखना, इलाहाबाद, इलाहाबाद, कानपुर, ठीक है, कानपुर, झांसी। इसके अलावा और क्या था? इसके अलावा था लखनऊ, बरेली, स्पेलिंग देख लेना भाई, बरेली। बरेली के बाद में कानपुर हो गया, बिहार में भी था, बिहार। ठीक है, तो ऑप्शन देख लो, इसमें से आपका आंसर बन जाएगा रोहतक। रोहतक। थोड़ा सा और बता देता हूं, देखिए फटाफट से, नाम ले रहा हूं, लिखने बैठूंगा टाइम लग जाएगा। बताया था मैंने आपको, इलाहाबाद से रिवोल्ट को लीड कर रहे थे लियाकत अली, कानपुर से लीड कर रहे थे तांतिया तोपे और नाना साहेब। ठीक है जी। झांसी से कौन कर रही थी? झांसी की रानी यानी कि लक्ष्मीबाई। और इनको ब्रेवेस्ट लीडर ऑफ द रिवोल्ट किसने कहा था? जो यहां पे रिवोल्ट को दबाने आए थे, सर ह्यूग रोज ने, सर ह्यूग रोज ने। लखनऊ से कौन थी? बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। ऐसे ही नहीं लिखवा रहा हूं भाई, पेपर में क्वेश्चन बन जाएगा। लखनऊ से रिवोल्ट कौन लीड कर रहे थे? बेगम हजरत महल। बरेली से खान बहादुर खान, खान बहादुर खान। ठीक है। बिहार से कुंवर सिंह और अमर सिंह, कुंवर सिंह और अमर सिंह, ये नाम आप याद रखेंगे। रिवोल्ट आगे जाके फेल हो जाता है, ब्रिटिशर्स इसको बहुत बुरी तरीके से दबा देते हैं। फेल होने के कारण क्या क्या थे? आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था, हर किसी का लड़ने का मकसद अलग था। और सिंधिया, होलकर, निजाम, ऐसे कई राजाओं ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था। ठीक है, पर इस रिवोल्ट की सिग्निफिकेंस क्या थी, गर्व करने वाली बात क्या थी कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी बड़े लेवल पे देखने को मिली और ब्रिटिशर्स ने तब से दिमाग बना लिया था कि इनको हमें अलग करना है। धीरे धीरे करके डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लाते गए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सब कुछ हमने देख लिया। अगली बार एग्जाम में कुछ भी पूछ ले तो आप इस कंडीशन में होंगे, आप आराम से बता सकते हो। आपको खुद फील होगा ये लेक्चर लेने के बाद में कि यार बहुत कुछ समझ में आ गया है। और कुछ भी डाउट होता है नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। जो मेरे डिटेल्ड लेक्चर्स होते हैं वो भी इस सीरीज में आते हैं। ज़्यादा लंबे मैं लेक्चर्स नहीं रखता हूं क्योंकि मैं समझ सकता हूं आपका टाइम कीमती है। कम टाइम में ज़्यादा इंफॉर्मेशन देना और वो सारी एग्जाम रेलेवेंट होना, इस बात की गारंटी मेरी है। तो आपको उसके लिए जुड़ना पड़ेगा हमसे। वॉरेन हेस्टिंग्स बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन विच ईयर? सीजीएल 2022 का सवाल। वॉरेन हेस्टिंग्स किस वर्ष भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे? तो ये वो टाइम पीरियड था जब बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर हो चुका था, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हो चुकी थी। ये सारी बातें क्या हैं, सब मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो अभी इसके आगे की कहानी देखते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में हमने जानना है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में जान लेते हैं। वॉरेन, स्पेलिंग वॉरेन हेस्टिंग्स,
वॉरेन हेस्टिंग्स। पेन चेंज करते हैं, चलिए अब वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो क्या थे? बंगाल, बिहार और मद्रास। बंगाल, बिहार, मद्रास, 3 प्रेसिडेंसीज थी ब्रिटिशर्स की, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। कब? जो 18वीं शताब्दी थी उस टाइम पे। बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था। और एक आती है रेगुलेटिंग एक्ट। क्या था ना उस टाइम पे, अगर मैं बताऊं तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दिवालिया हो चुकी थी और उन्होंने हेल्प मांगी थी ब्रिटिश पार्लियामेंट से, तो उन्होंने बदले में उनको दिया रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट, इस क्वेश्चन पे आते हैं। कब? 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेट कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि हु इज द बॉस। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मनमर्जी नहीं चला सकती, असली जो लीडर हैं वो हम लोग हैं। एक तरह से तुम क्राउन के सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव हो वहां पे, तो तुम्हारी औकात याद दिलाने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट हम पास कर रहे हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में इन्होंने पास करी और कुछ उसमें चेंजेस आए, जिसमें जो अलग अलग प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे, ठीक है, तो बंगाल प्रेसिडेंसी को ऊपर रखा गया और वहां के बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर को बना दिया गया गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं, ऑफ बंगाल। बंगाल, ये क्वेश्चन ही गलत है, एसएससी सीजीएल में आया था, पर इसने लिख दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वॉरेन हेस्टिंग्स कभी भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना ही नहीं। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सबसे पहला था लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो चार्टर एक्ट 1833 के बाद बना। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को यह बोल दिया गया कि तुम बाकी 2 प्रेसिडेंसीज जो है या जितना भी एरिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर है उन सब में सबसे ऊपर तुम हो, पर तुम हो क्या? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जो बाकी 2 प्रेसिडेंसीज थी उनको इनके नीचे रखा गया। और इसी एक्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई कैलकाटा के अंदर। कैलकाटा के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट जब आया, क्वेश्चन अगर और टिपिकल पूछ ले तो पूछ लेगा उस टाइम पे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? उनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के जब कलकत्ता में बना तो उस टाइम पे जज जो थे पहले, उनका नाम था एलिजा इम्फे। एलिजा इम्पे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट बन गया कलकत्ता में, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया वॉरेन हेस्टिंग्स को 1773 की एक्ट के थ्रू। समझ गए मेरी बात? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। Who wrote the book titled गिफ्ट टू मोनोथिज्म? आप देख रहे होंगे हर क्वेश्चन के थ्रू हम कम से कम 5 क्वेश्चन को टारगेट कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा 10-12। तो अगर इस क्लास में प्रिंटेड 12 क्वेश्चन भी डिस्कस होते हैं, उसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 60 से 70 क्वेश्चन आराम से आप दिमाग में लेके जाओगे और 100 भी हो सकते हैं। इवैल्यूएट करके जरा बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। Who wrote the book titled गिफ्ट टू मोनोथिज्म? गिफ्ट टू मोनोथिज्म नामक पुस्तक किसने लिखी है? बात हो रही है सोशल रिफॉर्म्स के टाइम की, राजा राम मोहन रॉय जी की। उसके बाद में जब दयानंद सरस्वती जी आए, रामकृष्ण मिशन, ये वो टाइम पीरियड चल रहा है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो अब सोशल रिफॉर्म्स की बात करते हैं। सोशल रिफॉर्म से काफी क्वेश्चन आपके पेपर में आए, जो मैंने आपसे 1-2 लेक्चर्स पहले भी डिस्कस किए थे। तो सीजीएल 2022 का ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। हमें दिमाग में लाना है मोनोथिज्म की भावना। मोनोथिज्म होता क्या है? मोनोथिज्म का मतलब ये है एक भगवान में मानना, एक ही गॉड है, एक ही अल्लाह है, एक ही ईश्वर है, एक ही भगवान है, ये सब अलग अलग नहीं है। तो इसे कहते हैं मोनोथिज्म। और इस तरह की आइडियोलॉजी कौन प्रमोट करता था? राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय। तो आपको आंसर तो अपना मिल गया, राजा राम मोहन रॉय ने उसी से रिलेटेड किताब लिखी होगी। पर अब इस क्वेश्चन को हम कैसे यूज करेंगे? हम राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। राजा राम मोहन रॉय का जन्म हुआ 1773 के अंदर और यह हुआ वेस्ट बंगाल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में जन्म हुआ। इन्हें फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस यानी भारत पुनर्जागरण के पिता भी कहा जाता है, क्योंकि ये वो टाइम था जब सवाल पूछने शुरू हुए, सोशल रिफॉर्म्स आए, सती सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई गई, ठीक है, एजुकेशन की बात हुई, वुमेन एजुकेशन की बात हुई, विडो रीमैरिज एक्ट आए। तो ये वो टाइम है, इसे कहते हैं रेनेसांस, फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस। डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर दे जाएगा। क्लास में अगर ध्यान है आपका तो आपका
एक नंबर पक्का मेरी तरफ से, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस इनको कहा जाता था। राजा राम मोहन राय से और क्या सवाल बनेगा, इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना करी थी। आत्मीय सभा कब करी थी, 1815 में करी थी। इसी का नाम बदल के आगे ब्रह्मो सभा रख दिया गया था, ब्रह्मो सभा, ठीक है। और ये कब किया, 1828 में। और 1830 में ब्रह्मो सभा का नाम बदल के कर दिया ब्रह्मो समाज। तो ब्रह्मो समाज की स्थापना इन्होंने करी। मोनोथिज्म को ये सपोर्ट करते थे, आइडल वर्शिप के खिलाफ थे, मूर्तियों के पूजन के खिलाफ थे। और ये क्या कहते थे कि सती जो है हमारे समाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसलिए इन्होंने सती सिस्टम को बैन करवा दिया। सती सिस्टम के खिलाफ इन्होंने काफी लड़ाई लड़ी और उस टाइम के ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक उनको सपोर्ट करके, यानी विलियम बेंटिक ने इनको सपोर्ट करा और इन्होंने 1829 में सती प्रथा पे बैन लगाया। तो ये एक बहुत बड़ा काम था इनका। राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में और क्या क्वेश्चन आता है, अकबर II जो मुगल बादशाह थे उस टाइम पे, उन्होंने इनको इंग्लैंड भेजा था अपनी आइडियोलॉजी बताने के लिए। तो राजा राम मोहन रॉय इतने इंपॉर्टेंट है। इनका एक वीकली न्यूज़पेपर पूछ लेता है, सबद कौमुदी, ऐसा इनका नाम था, सबद कौमुदी, ठीक है। ये सवाल भी पेपर में आ सकता है। अब बताइए एग्जामिनर इससे बाहर कहां जाएगा, अगर फैक्चुअल क्वेश्चन ही उसने पूछने हैं तो। बाकी ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करते हैं, चलो देखते हैं। बात कर लेते हैं दयानंद सरस्वती की। दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था 1823 में और 1878 तक इनका जो टाइम पीरियड था, लाइफ टाइम था इनका, ये था। दयानंद सरस्वती का आपसे नाम पूछ सकता है, असली नाम उनका क्या था, उनको क्या बोला जाता था, तो उन्हें मूला शंकर बोला जाता था, मूला शंकरा, ठीक है। पेपर में आया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चेक कर सकते हो। इन्होंने वेदों की, भारतीय संस्कृति की, हिंदुइज्म को काफी प्रमोट किया और इन्होंने उस टाइम पे स्लोगन दिया था, वेदों की ओर लौटो, यानी गो बैक टू वेदास। पूछ ले, गो बैक टू वेदास स्लोगन किसने बोला, तो दयानंद सरस्वती जी ने कहा। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी, जो आज भी आपको देखने को मिलता है। आर्य समाज की स्थापना कब करी, 1875 में करी। कहां करी, बॉम्बे में करी। बस इतने क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है दयानंद सरस्वती से। और क्या पूछ सकते हैं वो दयानंद सरस्वती से एग्जामिनर, तो दयानंद सरस्वती से एक आप याद रखोगे, इनकी मैगजीन आती थी सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, और एक वेद भाष्य करके भी इनकी आती थी। एक सत्यार्थ प्रकाश इंपॉर्टेंट है, हिंदी में ये आती थी मैगजीन, ठीक है जी। दयानंद सरस्वती भी हमने देख लिया। और ऑप्शन देख लेते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर यहां पे मुझे दिख रही है, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद से क्या क्वेश्चन पेपर में बन सकता है, मेरे को बता देना, ज्यादा तो नहीं हो गया आपके लिए, चीजें थोड़ी सी ज्यादा हैं पर पेपर भी तो सर पे है, टाइम आपके पास कम है, ठीक है। तो पढ़ना है और रेलेवेंट पढ़ना है, इररेलेवेंट कुछ नहीं पढ़ना। इस वक्त सारा फोकस उस पर लगाना है। एसएससी का एक पैटर्न है, हिस्ट्री में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में 80% क्वेश्चन रिपीटेड पूछता है, जो उसने पूछे हुए हैं, या फिर जो पिछले साल पूछे थे उसके इर्द गिर्द के क्वेश्चन पूछ लेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने हैं, अगली बार पेपर में जाओगे आराम से लगा दोगे। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जान लेते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का असली नाम था नरेंद्रनाथ दत्ता, नरेंद्रनाथ दत्ता, ठीक है। अभी अगर मैं इनके बारे में बहुत कुछ बताने लगूं तो मेरे ख्याल से 1 से 2 सेशन भी कम होंगे, पर अभी हम फटाफट से जानेंगे क्या पेपर में क्या सवाल बन सकता है। नरेंद्रनाथ दत्ता का जन्म कब होता है, 1873 में, और काफी जल्दी इनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा कहा जाता है, इन्होंने बता दिया था कि ये कब ये अपना शरीर त्याग देंगे। तो स्वामी विवेकानंद, नरेंद्रनाथ दत्ता, विश्वनाथ दत्ता इनके पिताजी थे, जो अटॉर्नी थे उस टाइम के कलकत्ता हाई कोर्ट में। तो काफी अच्छे पढ़े लिखे बैकग्राउंड से आते थे। शुरू से इनका दिमाग स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा था। स्वामी विवेकानंद जी ने अपना गुरु बनाया था रामकृष्ण परमहंस जी को, राम कृष्ण परमहंस। ये नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं के नाम पे इन्होंने चलाया रामकृष्ण मिशन। उनकी मृत्यु के बाद, कब, 1896 के टाइम पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने करी थी। कहां पे करी थी, बेलूर के अंदर। बेलूर कहां है भाई, कैलकाटा में। बेलूर मठ आपने सुना होगा, तो कैलकाटा में। तो वो
इनसे रिलेटेड है, स्वामी विवेकानंद से। ठीक है, और क्या चीज आपने इनके नाम से याद करनी है, यहां पे ये अद्वैत वेदांता की फिलॉसफी को प्रमोट करते थे। ये भी हिंदुइज्म की अच्छी चीजों को इन्होंने दुनिया में फैलाया। और इन्होंने प्लेटफॉर्म क्या चूज करा, शिकागो के अंदर एक हो रही थी पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स की एक पार्लियामेंट हो रही थी। इन्होंने वहां पे मौका ढूंढ के और वहां पे अपनी इतनी आइकॉनिक स्पीच दी, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, आपने सुना होगा। तो वहां इन्होंने स्पीच दी थी, कब दी थी, 1893 में दी थी। ठीक है, यही क्वेश्चंस हैं, आपसे घुमा फिरा के पेपर में पूछ सकता है। आप देख रहे हो किस तरीके से क्वेश्चन को, इसे कहते हैं पेपर का एनालिसिस। इस तरीके से एनालिसिस करना है और इस तरीके से आपने पढ़ना है। वुड्स डिस्पैच किस चीज से रिलेटेड है, वुड्स डिस्पैच डैश से संबंधित है। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये, पर ये है क्या वुड्स डिस्पैच, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। वुड्स डिस्पैच एक्चुअली क्या था, चार्ल्स वुड नाम के एक व्यक्ति थे, चार्ल्स वुड। और यह बात हो रही है जब ब्रिटिश राज की प्रॉपर स्थापना नहीं हुई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का टाइम था, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल अफेयर्स, यानी जो व्यावसायिक अफेयर्स थे, व्यावसायिक जो काम थे उनके, उनको हेड करती थी एक टीम जिसको कहते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट थे चार्ल्स वुड, और ये उस टाइम पे इंडिया में जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे इतनी चीजें हुई हैं कि पेपर में एक ना एक बार आपको इनका नाम देखने को जरूर मिल जाता है। ठीक है, तो चार्ल्स वुड ने वहां से डिस्पैच भेजा, क्या भेजा कि आपको इंग्लिश एजुकेशन के लिए कुछ काम करना होगा, इंग्लिश एजुकेशन। यानी ये वाले जो रिफॉर्म्स थे वुड्स डिस्पैच के एजुकेशन से रिलेटेड है। वुड्स डिस्पैच को आपसे पूछ ले मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या, इन्होंने कहा था जो प्राइमरी लेवल तक के बच्चे हैं उनको वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, यानी कि जो यहाँ की अपनी भाषाएं हैं, चाहे हिंदी हो, बंगाली हो, गुजराती हो, तो उस लेवल तक बच्चे को उस भाषा में पढ़ाया जाए। और प्राइमरी से जब ऊपर है हाई स्कूल में, तो एंग्लो भाषा यानी इंग्लिश भाषा मिक्स करके, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को मिक्स करके पढ़ाया जाए। और जब वो कॉलेज लेवल पे चला जाए तो पूरी तरीके से इंग्लिश एजुकेशन में वो आ जाए। तो अब इंग्लिश एजुकेशन फैलाने के लिए, इंग्लिश एजुकेशन का रिफॉर्म्स लाने के लिए वुड्स डिस्पैच आया था। पूछ ले किसके टाइम पे आया था, तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे आया था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, इनके बारे में अभी एक दो क्वेश्चन बाद हम जानेंगे। तो आपको आपका आंसर मिल गया एजुकेशन। कब आया था ये तो मैंने आपको बताया नहीं, तो 1854 में, ईयर लिखा है यहां कहीं नहीं, 1854 में। ठीक है, पूछ ले एग्जामिनर क्या पूछेगा, देख लेंगे। बस एक दो क्वेश्चंस और फिर आपको मैं छोड़ दूंगा, आपकी इजाजत चाहूंगा फिर मैं भी। अच्छा लगता है लेक्चर तो जरूर भाई इसको लाइक करना, शेयर करना। When did the Indian Independence Act receive the British Royal Assent? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटिश शाही स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ये तो आपको पता है देश आजाद कब हुआ है, पर इसने महीने देखो कैसे दिए इंटेलिजेंट ने, तो एक टफ कैटेगरी में आ जाएगा जिसको नहीं पता है। तो एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुई थी, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो वो कह रहा है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पास हुई थी, 1947 में आई थी। तो ये डेट थी 5 जुलाई की, 5 जुलाई, तो यानी जुलाई 1947 आ जाएगा। 1947 के अंदर ये एसेंट पास हुआ था। क्या कि 15 अगस्त को हम आजादी की डेट चुनते हैं, और उस वक्त पार्टीशन भी हो रहा था, माउंटबेटन प्लान के तहत ये बात मान ली गई थी मुस्लिम लीग की। तो क्या था इस एक्ट के अंदर कि 2 डोमिनियंस बनाए जाएंगे, एक तो इंडिया का हिस्सा और एक पाकिस्तान का हिस्सा। इंडिपेंडेंट कर रहे हैं हम इनको, और जो बची कुची रियासतें हैं 560 563, उन पे चॉइस है, या तो वो इंडिया को चूज कर ले या वो पाकिस्तान को चूज कर ले, नहीं तो नहीं मन बना तो इंडिपेंडेंट भी रह सकती है। इस चक्कर में भी बहुत बवाल हुआ था, आज तक हम उसको भुगत रहे हैं। इंडिपेंडेंट हो जाए। और क्या हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इनको, इनकी संविधान सभा दी जाएगी जो आगे जाके संविधान इनका बनाएगी, और जब तक संविधान नहीं बन जाता तब तक ये काम करे अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आई थी
1935 में। तो तब तक इससे अपना काम चलाएं, ठीक है। तो यही छोटी मोटी कुछ बातें थी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पे। मेन ये था कि हम आपको अब आजाद कर रहे हैं, टाटा बाय बाय, और ऐसे ही हालात में दंगों के बीच में हम आपको छोड़ के जा रहे हैं। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ये थी। मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स, द एक्ट दैट इज ऑल्सो नोन एज मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म, इस बहुत बार बता चुका है मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म, पर फिर एक बार देखते हैं। जिस अधिनियम को मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है वह है, अब ये मॉर्ले-मिंटो क्या है, तो एक आई थी इंडियन, फटाफट देख लो, इंडियन काउंसिल्स एक्ट, कब आई थी, 1909 में। इसके अंदर क्या था, इसको कहते थे मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स। तो आपका आंसर बन जाएगा 1909 की इंडियन काउंसिल एक्ट। क्यों कहते थे इसे मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म, उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एक पोजीशन होती थी वाइसरॉय के ऊपर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये थे और वाइसरॉय थे मिंटो, वाइसरॉय थे मिंटो। इस एक्ट से इंपॉर्टेंट क्या पूछा जाता है कि इंडिया को कुछ जगह बढ़ा के, स्ट्रेंथ बढ़ा के दी गई लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर, पर साथ ही इनको बोला गया सेपरेट इलेक्टोरेट्स ऑफ मुस्लिम। उस वक्त तक मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी 1906 में, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, ठीक है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व इसी एक्ट के थ्रू लागू किया गया था। तो इसे सीड ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है कहीं ना कहीं, कि इन्होंने मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट बना दिया। चलिए आगे बढ़ाते कहानी को, अगला क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ो भाई। नेक्स्ट, What was the distance around in kilometer covered by the first ever train between Bombay and Thane in 1853? 1853 में बॉम्बे और थाने के बीच पहली ट्रेन द्वारा कितनी दूरी लगभग किलोमीटर में तय की गई थी? अब ये मेंस लेवल का क्वेश्चन आ गया आपका 2023 का, और आप लेवल भी समझ गए होंगे कितना फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। इसने सीधा पूछ रखा है भाई डिस्टेंस कितना था उस ट्रेन के बीच में। सबको, ज्यादातर बच्चों को पता होगा 1853 में डलहौजी के टाइम पे ट्रेन चली बॉम्बे से थाने, बताओ डिस्टेंस क्या था। चलिए तो इस बहाने हम लॉर्ड डलहौजी को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी का टाइम पीरियड चला 1848 से लेकर के 1848 से लेकर के 1856 तक गवर्नर जनरल था उस टाइम का इंडिया का। और इसके टाइम पे बहुत सारी चीजें हुई। नंबर 1, 1848 में लाया डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स, फटाफट देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स, इसका मतलब क्या था, ये किसी भी राज्य को अपने अंडर ले लेगा जहां पे जो राजा है उसके मरने के बाद उसकी गद्दी को ओवरटेक करने के लिए उसकी नेचुरल औलाद आगे नहीं आती, यानी अगर उसने किसी को गोद ले रखा है तो इस बहाने को वो यूज करता था। डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स इसका नाम दिया, और इसके अंदर उसने बहुत सारे राज्यों को अपने अंडर ले लिया, जो कि एक बहुत बड़ा कारण बना 1857 की क्रांति का। जैसे कानपुर को अपने अंडर लिया, झांसी अपने अंडर ले लिया, सतारा, संबलपुर, नागपुर, उदयपुर, ठीक है, ये सारे जितने छोटे छोटे राज्य बच गए थे डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स के अपने अंडर ले लिए। ये वो गवर्नर जनरल था जब इंडिया का ऑलमोस्ट काफी सारा हिस्सा जितना इन्होंने एक्वायर करना था, पंजाब के साथ एंग्लो सिख वॉर सेकंड वाली भी इसी के टाइम पे हुई थी, तो सब कुछ इसने अपने अंडर ले लिया था। दूसरा, इसके टाइम पीरियड से क्या याद रखना है, अब कैपिटल थी, रहते थे कलकत्ता, उस टाइम पे कैपिटल कलकत्ता थी, और गर्मी लगती थी गर्मियों के टाइम पे, तो कैपिटल अब मजे लेने के लिए कहां करी शिफ्ट, तो समर कैपिटल बनाया इन्होंने। समर से गर्मियों के लिए शिमला चले जाते थे, इसलिए आप आज भी शिमला जाते हो, उसकी माल रोड पे घूमते हो तो आपको ब्रिटिश आर्किटेक्चर बहुत सारा देखने को मिलता है। अपनी सहूलियत के लिए इन्होंने शिमला करी थी कैपिटल, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछ सकता है। बात करते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट काम के लिए, इसने इंडिया में सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन चलवाई थी, कब, 1853 के अंदर। कहां से कहां चली थी ट्रेन, तो बॉम्बे एक है बोरी बंदर स्टेशन, बोरी बंदर स्टेशन, यहां से लेके चली ट्रेन कहां तक, थाने तक, थाने तक। इसके बीच का डिस्टेंस कुल मिला के है 21 मील, 21 माइल्स, यानी कि 34 किलोमीटर। आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया 34 किलोमीटर। और ऑप्शन भी देखो कितने समझदार ने कितने पास पास के रखे हुए हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा
34 किलोमीटर। और थोड़ा इन डेप्थ चाहे, अब इसका हमें लेवल तो पता लग रहा है ना पेपर का, और क्या पूछ सकता है, वो कहेगा कि कितने डब्बे थे उस ट्रेन में, पूछ सकता है। 14 डब्बे थे भाई। इन डब्बों को आगे ले जाने वाले 3 लोकोमोटिव स्टीम इंजन थे, और उन स्टीम इंजन के इनके नाम जो है कई बार पेपर में बन सकता है। तो उन स्टीम इंजन के पहली बात तो 3 थे। कौन कौन से थे? सुल्तान, सिंध और साहिब, तीनों एसएसएस, सुल्तान, सिंध और साहिब, 3 ये डिब्बे थे। तो ये सारी बात थी रेलवे से रिलेटेड। इसके अलावा इसने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, जो आप देखते हो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, भी इन्होंने खोला। डलहौजी के टाइम पे ही पहली टेलीग्राफ लाइन रखी गई, टेलीग्राफ लाइन, कलकत्ता, जो डायमंड हार्बर से लेके कलकत्ता के बीच में, ठीक है। तो टेलीग्राफ लाइन यानी कम्युनिकेशन में भी इन्होंने काफी काम किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, शायद 1-2 क्वेश्चन ही बचे होंगे। खत्म हो गया? चलिए जी, कैसा लगा आपको लेक्चर, पहले ये बताइए। अब 1 मिनट के लिए रुक जाना, यहां तक वीडियो देखा है तो मैं आपसे कुछ एक बात डिस्कस करना चाहता हूं, जब इतना वीडियो देख लिया है तो। ये है भाई हमारा अभिनंदन बैच, जिसके अंतर्गत ये क्लासेस चल रही हैं। रोज शाम को 6 बजे क्लास आती है, मेरी क्लास सबसे पहले आती है, और 10 बजे तक आपके लेक्चर्स चलते हैं। एसएससी सीजीएल 2023 की आपको तैयारी करवाई जा रही है। 79 डेज का हमारा टारगेट है कि हम आपको तैयारी करवा दें। मेरे सारे लेक्चर्स अगर आपको देखने हैं, डिस्क्रिप्शन में जाना, समृद्ध सर का जनरल स्टडीज का अभिनंदन बैच देख सकते हो। साइंस के सारे लेक्चर देखने हैं, अभिषेक सर पढ़ाते हैं आपको साइंस, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। इससे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये है पूरी टीम रेडियन की हमारी, जिसमें ये है रोहित सर जो आपको रीजनिंग पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं आपको कपिल सर, साइंस पढ़ाते हैं आपको अभिषेक सर, और मैं पढ़ाता हूं आपको जनरल स्टडीज, जनरल अवेयरनेस, जिसमें मैं आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक, जीके, इकोनॉमिक, करंट अफेयर्स, आगे चलते चलते सब करा दूंगा। बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए, पूरा फायदा उठाइए इस बैच का। हमारा कोई ऐसा एजेंडा नहीं है कि मॉनेटरी बेसिस पे हम आपको लिमिटेड चीजें अवेल करें, ठीक है। बहुत ही फ्री में एक तो आपको पढ़ाया जा रहा है, और दूसरा बहुत ही आराम से आपको चीजें पढ़ाई जा रही है। चाहो तो इसी से अपना कोर्स आप कंप्लीट कर सकते हो। मिलता हूं मैं आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। कल मैं आपको प्रीएम्बल पढ़ाने वाला हूं, तो जितने बच्चों ने आज लेक्चर देखा है वो भी आ जाना, अपने भाई बहन माता पिता सबको ले आना, जितने बच्चे जोड़ सकते हो जोड़ लो। कल प्रीएम्बल पढ़ेंगे, प्रस्तावना जानेंगे कि संविधान बना तो उसका पहला पन्ना क्या था, फिर तभी तो मजा आएगा ना आगे। पॉलिटी का भी तो ऐसा एनालिसिस चाहिए नहीं चाहिए, तो ऐसा बढ़िया एनालिसिस करेंगे फिर पॉलिटी का, ठीक है। तो तब के लिए थैंक यू सो मच एंड मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।